से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों पर काला जादू करती है, हमारे गांव पर अपनी बुरी नजर रखती है। आज तो तेरा खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और उसका दोस्त साजिद एक गर्भवती महिला को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। वो एक गर्भवती औरत थी और उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका था। उस औरत ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और उन लोगों ने उस औरत को वहीं जंगल में जिंदा दफन कर दिया। अरे अब्दुल मियां, इस औरत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस औरत के पेट में बच्चा भी था। कहते हैं कभी भी गर्भवती औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अरे अंजाम तो भयानक तब होता अगर हम इस प्रेग्नेंट चुड़ैल को सही समय पर पकड़कर ना दफनाते, वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव में और क्या क्या कलेश करवाती। उस रात वो सभी अपने घर चले गए। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका था। आज अब्दुल एक बारात से अपने घर लौट रहा था। गांव से बाहर निकलने और गांव में दाखिल होने का बस एकमात्र रास्ता था और वो है जंगल का रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र था जो गांव को बाहरी रास्तों से जोड़ता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अब्दुल अपनी साइकिल पर सवार मस्त मौला अंदाज में गांव की तरफ आ रहा था कि तभी वो जंगल में पहुंचता है और कुछ देर तक अपने सामने उस जंगल के गुफ्त सन्नाटे और पसरे कोहरे को गौर से देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, हे ऊपर वाले, उत्साह में मैं तो ये भूल ही गया कि गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और कोई दिखेगा भी कैसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। खैर, जब 10 किलोमीटर का सफर तय कर ही लिया है तो ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करने में क्या दिक्कत है। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। खुद से बस यही बोलता हुआ अब्दुल आगे बढ़ जाता है। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचता है, तब अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से लगातार उसकी साइकिल को पकड़ रहा है। अचानक से अब्दुल अपना बैलेंस खो देता है और साइकिल से नीचे की तरफ जा गिरता है। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरता है, एक तेज रफ्तार में उसकी साइकिल सरकती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, आज ना जाने क्या होने वाला है। अब्दुल तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो गुफ्त सन्नाटा उसकी रगों में डर के तूफान को और बढ़ा रहा था। तभी तेज बिजली कड़की और अब्दुल अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो तेज किलकारी लगाते हुए हंस रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब्दुल भागने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है, रुक जा हत्यारे। अब्दुल की सांसें तेज होने लगती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत पुतले के समान खड़ी अब्दुल को घूर रही है। तुम तो वही हो ना जिसे हमने पिछले साल मार दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे? तू बस यही सोच, मैं मरने के बाद भी दोबारा कैसे लौट आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब तक वो खुद के लोभ को पूरा नहीं कर लेती।
मैं पिछले 1 साल से इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रही थी और आज रात वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा मकसद और तेरे पाप का प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होगा। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? अगर एक बार ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके जन्म से पहले ही तूने उसे मार दिया। देखो, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दो और जाने दो। अच्छा, तो ये सब अनजाने में हुआ? क्या तूने मुझे माँ भी अनजाने में बनाया? और आखिर में गांव वालों को तेरे इस नाजायज औलाद का पता ना चल सके इसलिए तूने धोखे से हमें मार दिया। क्यों? कुछ याद आया? तूने शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ चक्कर चलाया, मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझको प्रेग्नेंट करके आखिर में मार दिया ताकि तेरा ये घटिया रूप गांव वालों के सामने ना आ सके। और तूने ये बहाना दिया कि मैं गांव वालों पर काला जादू करती थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने मुझे मारा था। ये दास्तां सुनने के बाद अब्दुल डरकर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक अब्दुल सामने एक गहरे दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगता है। अब्दुल बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वो अंदर धंसता चला जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जब तेरा पुनर्जन्म होगा, यानी अगले जन्म में, इस चीज का ख्याल रखना। इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाता है और तभी उसके आसपास खून बहने लगता है। एक छोटा बच्चा उसी दलदल के अंदर से उसके जिस्म को नोच रहा था। अब्दुल चीखता है, चिल्लाता है और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उसी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है। मनीष सरकारी नौकरी करता है। सालों बाद मनीष को नौकरी से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो घूमने के लिए आजमगढ़ पहुंच गया। मनीष इस जगह से अनजान था। कितने साल बाद आज मौका मिला है मुझे घूमने का। ये छुट्टी मैं वसूल करूंगा, बहुत मजे करूंगा। तभी मनीष ने सामने टंगा एक बोर्ड देखा। मनीष ने गांव के अंदर कदम रखा। ये गांव तो बहुत ही सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ। बड़ी अजीब बात है ये। थोड़ी हवा चलती है। मनीष की आंखों में कुछ चला जाता है। उसे कोई चुड़ैल दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। मनीष डर जाता है। कौन है? कोई है यहाँ? तभी मनीष को कोई पीछे से धक्का देता है। देखो, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मुझे कुछ हुआ ना तो तुम जो भी हो मुसीबत में आ जाओगे। मेरे सामने आओ। मनीष चुड़ैल को देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो दाहिनी ओर जाता है तो चुड़ैल वहां खड़ी हो जाती है और बाईं ओर जाता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है। जहां जहां मनीष भागता, चुड़ैल वहीं आ जाती है। तू ही बोल रहा था ना, सामने आ तो मैं आ गई। अभी डर के भाग क्यों रहा है?
मुझे जाने दो। तू तो पढ़ा लिखा दिखाई देता है, तुझे बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया क्या? पढ़े लिखे लोगों का आना मना है, तो तू क्यों आया? माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तेरे ही जैसा था मुकेश। कौन मुकेश? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक ही कमी थी, मैं अनपढ़ थी। रानी जी, मेरे पिताजी राजा जी का सारा हिसाब किताब संभालते थे। उस दुर्घटना में अपने माताजी पिताजी के साथ मेरे बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ, हम जानते हैं मुकेश। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा? अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, क्यों नहीं। तुम यही हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लिया करो। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहा करता था, घर के छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन रानी जी हिसाब किताब की किताबें लेकर चिंतित बैठी थी। तभी मुकेश उनके पास आया। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रही है, कोई परेशानी है क्या? हाँ मुकेश, मेरे पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, पर मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी ने लाख कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती। अब इन सब को संभाल नहीं पा रही। हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है मुकेश। बस इतनी सी बात? रानी जी, मेरे पिताजी आपके पिताजी का हिसाब किताब संभालते थे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपका ये काम अवश्य कर सकता हूँ। तुमने तो मेरी उलझन ही सुलझा दी मुकेश। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आज से ही इन किताबों का भार संभाल लो। जब से मेरी जिंदगी में मुकेश आया था, मानो मेरी चिंता दूर हो गई हो, और मुकेश हमेशा मेरे आसपास रहता था। मुझे वो पसंद भी आने लगा था। रानी जी, ये कुछ कागज है, आपका अंगूठा चाहिए। मैं ये कागज पढ़ दूं? नहीं मुकेश, कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर यकीन है। बोलो, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं मुकेश की हर बात मान लेती थी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगाने को बोलता था, मैं लगा देती थी। मैंने तो मुकेश और मेरी शादी के सपने तक संजो रखे थे, पर उस दिन कुछ लोग आए। कौन हो तुम लोग? जरा रुकिए, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो मेरी हवेली में? कौन हो? हम ये हवेली खरीदने आए हैं। हवेली के मालिक ने हमें बुलाया है। क्या? नहीं, हमने ये हवेली बेची नहीं है, और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अरे, पर इन कागजात पर तो मुकेश का नाम है। मुकेश ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, मुझे धोखा देकर, और मेरा सब कुछ छीन गया। मुकेश ने हवेली से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। मैं पुलिस के पास गई, कोर्ट भी गई। महलों में रहने वाली मैं सड़कों पर आ गई, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी जान दे दी। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई, और मैंने एक एक कर सबको मार दिया। पर मुकेश मेरे हाथों से बच गया।
पर मैं मुकेश नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है तू मुकेश नहीं है, पर उसी का खून है। तेरे बाप का नाम मुकेश है ना? पिताजी की गलती की सजा मुझे मत दो, प्लीज। मनीष वहां से भागने लगता है। तभी जोर से आंधी आती है। मनीष कुछ देख नहीं पाता है। चुड़ैल मनीष को हवा में उठाकर पटक देती है। चुड़ैल ने मनीष की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसका सिर गांव के बाहर टंगे बोर्ड पर अटका दिया। इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांति से सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज उस डरावनी शांति को तोड़ रही थी। अमन, जो शहर से अपनी मां को मिलने के लिए गांव आया था, वो घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। वाह, कितनी शांति है गांव में। शहर में ये कभी महसूस नहीं होती। जी करता है काम छोड़कर यहीं रहने आ जाओ। अमन आंख बंद कर कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक उसके पास एक गेंद आई और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। वो गेंद हाथ में लेकर यहां वहां किसी को ढूंढने लगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और अरे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली, वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। माँ की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारा काम बाकी है। सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। माँ, एक बुरी खबर है, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। खाना खा के चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों माँ? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो चुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है। इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है।
मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो। माँ की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। झाड़ियों में से वो छोटा लड़का हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर आया और बेंच पर बैठ गया। तुम तो वही हो ना? वहां क्या कर रहे थे? मेरी गेंद वहां चली गई थी, इसलिए मैं वहां गया था। आइए बैठिए यहाँ। अमन उसके बगल में जाकर बैठ गया। तुम अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मेरी माँ मेरे साथ थी, पर वो मेरे लिए और खिलौने लाने गई है। कहां? पता नहीं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा लड़का उसके बक्से को आगे करके बोलता है, आप मेरे खिलौने देखोगे? ये रहे, बहुत सारे हैं। बक्से में कई प्रकार के इंसानों के पुतले थे। लड़का एक एक करके अमन को दिखा रहा था। अमन ने एक पुतला उठाया और बोला, अरे ये पुतला तो बिल्कुल मेरे दोस्त राम जी की तरह दिखता है, जो कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? पता नहीं, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इसे गांव से लेकर आई थी। अमन डर के मारे सोच में पड़ गया। भूत! सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके रंग के कारण वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे एक और खिलौना मिल गया। चुड़ैल भयानक तरीके से हंसने लगी। उसे देख उसका लड़का भी भयानक आवाज में हंसने लगा। अमन ने लड़के की ओर देखा और वो और भी डर गया। उस लड़के का सुंदर चेहरा अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना हाथ अमन के सर पर रखा और जोर से चिल्लाने लगी। अमन भी जोर से रोने लगा। जोरों से हवा चलने लगी और अचानक से अमन गायब होकर एक पुतले में बदल गया। चुड़ैल के लड़के ने उस अमन के पुतले को उठाया और बक्से में रख दिया। चुड़ैल ने अपने बच्चे को उठाया और हंसते हुए चांद की तरफ चली गई।